बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि ओहो काफी सारा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत सारे सालों की मेहनत और फिर शायद जाकर सेट आप हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन आजकल हम अपने आसपास जिस तरीके से देख रहे हैं कि यंग लोग भी बिजनेस में भी सक्सेसफुल है, कई एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो लगता है कि कुछ तो स्कोप है या कोई तो सीक्रेट है। बिल्कुल है। और इस समरी के बारे में कुछ खास बातें आप जानने वाले हैं, जहां पर कुछ टेक्निक्स है, कुछ कहानियां हैं जो आपको एक नया इंसाइट देगी। तो तैयार हो जाइए इस समरी से बहुत सारा बेनिफिट लेने के लिए। इस समरी का नाम है हाउ टू बी अ कैपिटलिस्ट विदाउट एनी कैपिटल, जिसे लिखा है नेथन लाटका ने। इस समरी की अगर बात की जाए तो ये समरी खास आपके लिए है, तो आप अपना दिमाग ना खुला रखें और जानिए कि अपना बिजनेस शुरू करते समय ऐसे कौन से रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए और कौन से रूल्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। वो कॉमन बिलीव्स जिन्हें अब तक आप मानते आए थे, उनसे अब छुटकारा पाने का टाइम आ गया है। अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना आपको नुकसान के बजाय फायदा भी दे सकता है। जी हाँ, अब देखा जाए तो बिजनेस का दूसरा नाम लक और सही टाइमिंग है। इस समरी से आप सीखेंगे कि कैसे सक्सेस के लिए पहले से खुद को तैयार रखा जाए। इसमें आपको सक्सेस के सीक्रेट्स जानने को मिलेंगे जो आपके लिए इनकम के नए सोर्सेज अनलॉक करने में हेल्प करेंगे। आप इसमें पैसिव इनकम कमाने के तरीके भी सीखेंगे, यहाँ तक कि आप अपनी लायबिलिटीज से पैसा कमाना भी सीखेंगे। आप नई अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानेंगे और अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिंग के तरीके भी सीखेंगे। आप नए और एकदम हटकर आइडियाज को वेलकम करते हुए अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करने के तरीके भी जानेंगे। आप भी वैसे इस बुक के ऑथर नेथन की तरह अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं, जिन्होंने शेयर किया है कि कैसे उन्होंने अनएक्सपेक्टेड चीजों में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है। तो कुल मिलाकर के हमारे 100% के फायदे वाली इस जर्नी को आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है डोंट फोकस ऑन वन थिंग, यानी कि एक चीज पर फोकस ना करें। गो बिग और गो होम, यानी कुछ बड़ा करो नहीं तो घर लौट जाओ। ऐसी जुमला आपने कितनी बार सुना है। सोसाइटी आपको यही कहती रहती है कि अपना एक गोल सेट करो और सारा एफर्ट लगाकर उस गोल को अचीव करने की कोशिश करो। जो लोग आपके करीबी है, जैसे आपके पेरेंट्स या टीचर्स, आपको यही एडवाइस देते हैं कि किसी एक स्किल में महारत हासिल करो, अपनी सारी मेहनत और फोकस उस एक स्किल में लगा दो। लेकिन क्या वाकई में इसका कुछ फायदा होता है? अक्सर लास्ट में हमारे हाथ कुछ नहीं आता। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है, कुछ लोग लकी भी होते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ही कम है। ज्यादातर लोगों को तो इससे कोई फायदा नहीं होता है। एक ही अपॉर्चुनिटी में अपने सारे रिसोर्सेज लगा देना बहुत ही रिस्की हो सकता है। अगर ये तरीका काम नहीं आया तो आपकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और हाथ कुछ नहीं लगेगा। एक साथ कई चीजों पर अपना फोकस करना मुश्किल तो है, पर आपके करियर के लिए बेहद जरूरी भी है। माइंड को एक जगह फोकस ना करे, बल्कि नए आइडियाज की तरफ भी ध्यान दे। एक टाइम में आप अलग अलग चीजें ट्राई कर सकते हैं। अगर जल्दी अमीर बनना है तो सिर्फ एक बिजनेस से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपके इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। इसलिए सिर्फ एक चीज पर फोकस ना करें। पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि अपने ऑप्शंस को खुला रखें, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज की तलाश में रहे। सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है टाइमिंग और लक। हालांकि कई लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे। लक यानी कि भाग्य सक्सेस के मामले में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन एक सच ये भी है कि इंसान को लक की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है। एक ही चीज पर फोकस करने का मतलब होगा कि आपने अपना सारा लक एक ही पॉट में रख दिया। इसलिए बेहतर होगा कि आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज ट्राई करने की कोशिश करें और फिर कुछ ही टाइम के बाद आप इतने लकी हो जाएंगे कि किसी एक जरिए से ही आपका जैकपॉट लग सकता है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होना भी आपको कई अपॉर्चुनिटीज दे सकता है। इससे आप अपनी इनकम मल्टीप्लाई करके उन्हें आपस में लिंक भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम है हर वीडियो के हिसाब से जो आपकी अर्निंग होती है। इसके साथ ही एक और अपॉर्चुनिटी है जिसे आप अपने करंट सोर्स ऑफ इनकम से लिंक करके उठा सकते हैं, और ये है अपने वीडियोस में एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सर्स को ऐड करना। हर वीडियो की शुरुआत में आप जो ऐड डालते हैं, इससे आपको एक्स्ट्रा इनकम होती है। जल्दी ही आपकी ये इनकम मल्टीप्लाई होने लगेगी जब आपको वीडियो के बीच में और एंड में और ज्यादा एड्स मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी आपको कितने ऐड मिलेंगे और आपकी कितनी इनकम होगी, ये सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। तो अपॉर्चुनिटीज चूज करते टाइम उन्हें फिल्टर करना भी जरूरी है। आप हर जगह अपना फोकस और एनर्जी वेस्ट नहीं कर सकते। सिर्फ उन्हीं अपॉर्चुनिटीज पर फोकस कीजिए जो आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बन सके और जिनके अंदर कुछ पोटेंशियल हो। तो कुल मिलाकर के आपको सिर्फ वही बिजनेस चूज करने चाहिए जिनका आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, वरना तो आप सिर्फ अपना टाइम ही खराब करेंगे। वैसे शुरुआत में आपको ये सब ना काफी थकाने वाला लग सकता है, कोई दो राय नहीं है इसमें, क्योंकि एक ही टाइम में 10 बिजनेस मैनेज करना भाई कोई मजाक नहीं है। शुरुआत में आपको स्लो और इजी अप्रोच रखनी चाहिए। इसके लिए इस बुक के ऑथर नेथन 3 फोकस रूल सजेस्ट करते हैं। रूल ये है कि आपको एक समय में 3 चीजों पर अपनी एनर्जी, टाइम और रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने हैं। ये 3 चीजें कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई बिजनेस प्लान या कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह है। इसमें मेन पार्ट ये है कि आपको सिर्फ 3 अपॉर्चुनिटीज तक खुद को सीमित रखना है। बेशक ये भी सच है कि इससे आप कुछ और अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम और रिसोर्सेज के साथ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको छोड़नी पड़ेगी। सिर्फ उन्हीं पर फोकस कीजिए जो आपकी समझ से बेस्ट है। सिर्फ उन्हीं पर काम कीजिए जो आपने शुरू किए हैं। अपने टाइम को जितना हो सके मैनेज करने की कोशिश कीजिए। एक साथ 3 अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपको तीनों जगह पर टाइम देना है। तो यहाँ पर 80-20 का रूल काम आता है।
80-20 रूल की मदद से आप अपने टाइम को और भी ज्यादा एफिशिएंटली डिवाइड कर पाएंगे। आपका 80% टाइम आपकी एक अपॉर्चुनिटी में जाएगा जिसमें आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो आप करना चाहते हैं, और 20% बाकी की 2 अपॉर्चुनिटीज में, ताकि आपके पास और ज्यादा मैनेजेबल शेड्यूल हो और आप खुद को थकान से बचा सके। जिस 80% अपॉर्चुनिटी पर आप फोकस करेंगे वो आपकी मेन इनकम होगी। ये वो बिजनेस होना चाहिए जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल और बेस्ट पोटेंशियल वाला हो। चलिए यहाँ पर हम निक का एग्जांपल लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। निक एक फ्रेश ग्रेजुएट है जो 25 का होते होते एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। निक के पास भी 3 अपॉर्चुनिटीज है, जो है रिटेल बिजनेस, स्टॉक इन्वेस्टमेंट और रियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। शुरू में वैसे उसने तीनों सेम स्पीड पर शुरू किए थे। वो दिन रात मेहनत करके अपने तीनों बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि उसका कोई भी बिजनेस ठीक से ग्रो ही नहीं कर पाया। तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती थी। रिटेल बिजनेस के लिए निक के पास अच्छे सप्लायर्स की कमी थी। जिन स्टॉक्स में उसने इन्वेस्ट किया था वो नीचे गिर गए थे क्योंकि उसने ठीक से रिसर्च किए बिना ही पैसे लगा दिए। जो घर उसने खरीदा था उसकी वैल्यू भी काफी कम थी, इसलिए कोई भी उसे रेंट पर लेने को तैयार ही नहीं था। तो निक से आखिर गलती कहां पर हुई? निक 80-20 रूल यूज कर सकता था। वो अपना 80% टाइम रिटेल बिजनेस को लॉन्च करने में लगा सकता था और बाकी का 10% स्टॉक्स के बारे में रिसर्च करने पर और बाकी का 10% बेटर प्रॉपर्टी ढूंढने में। उसे सबसे पहले ना रिटेल बिजनेस लॉन्च करना चाहिए था, जबकि बाकी बचे दोनों बिजनेस कुछ महीनों के गैप में लॉन्च किए जा सकते थे। अगर निक ऐसा करता तो शायद वो इतनी बुरी तरह से फेल नहीं होता। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि निक के इस एग्जाम्पल से सीखते हुए, और अगर कोई डिसीजन आप ले रहे हैं तो वहां पर रुक जाइए, थोड़ा एनालिसिस कीजिए और फिर आगे बढ़िए। हमें भी आगे बढ़ना है क्योंकि अगला चैप्टर कह रहा है कॉपी योर कॉम्पिटिटर्स। अब ये कैसे करना है और ये ठीक है कि नहीं है, आइए जानते हैं। बिजनेस की दुनिया में ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना पूरी तरह गलत नहीं है। सच तो ये है कि हर कंपनी अपने कॉम्पिटिटर्स की नकल करती है और वही सेम स्ट्रेटेजी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अप्लाई करने से नहीं चूकती। तो अगर आपको भी जल्दी से सक्सेस पानी है तो अपने कॉम्पिटिटर्स को आज और अभी से और जितना इफेक्टिवली पॉसिबल हो कॉपी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हर कंपनी कुछ स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग टेक्टिक्स जरूर से कॉपी करती है, चाहे वो इस बात को एक्सेप्ट करे या ना करे। और ये कोई अनोखी बात थोड़ी ना है। यहाँ सीक्रेट तो बस इतना सा है कि जो भी आप कॉपी कर रहे हैं उसे अपनी कंपनी या इंडस्ट्री के हिसाब से कस्टमाइज कीजिए और लगातार अप्लाई करते रहिए। आपको पता चल जाएगा कि लोगों को सेम चीजें चाहिए और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे बेशक आप सेम स्ट्रेटेजी अप्लाई करें या कोई दूसरी। चलिए इस एग्जाम्पल से देखते हैं कि माया ने कैसे कॉपी करके सक्सेस अचीव की। माया ने एक नया अपार्टमेंट लिया था और वो अपने फ्लैट को रेंटल प्रॉपर्टी में बदलना चाहती थी। उसने अपने फ्लैट को पहले रेनोवेट करवाया, फिर नया फर्नीचर लेकर के फ्लैट को खूब अच्छे से सजाया और कुछ और फैसिलिटीज भी वहां पर ऐड कर दी, जैसे कि कॉफी मशीन, राइस कुकर और स्टोव। अब इतना एफर्ट और खर्चा करने के बावजूद माया का फ्लैट ज्यादातर खाली पड़ा रहता था। उसे महीने में मुश्किल से एक बुकिंग मिल रही थी और कई बार तो 2-2 महीनों तक कोई बुकिंग ही नहीं होती थी। अब माया ने एक अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के बारे में सोचा, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से शुरू करे। उसके एक दोस्त ने उसे अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने को कहा, वो भी उनकी जैसी टेक्टिक्स यूज करके उनकी तरह बल्कि उनसे ज्यादा पैसा कमा सकती थी। माया घर गई और उसने टॉप रेटेड रेंटल प्रॉपर्टीज के बारे में सर्च किया। उसने उनकी मार्केटिंग टेक्टिक्स देखी तो पता चला कि वो तो सब सेम है। माया ने उनके फोटोज भी चेक किए तो पता चला वो भी सेम है। उसने देखा कि उनके कॉम्पिटिटर्स के फोटोज काफी बढ़िया क्वालिटी के थे, सारे फोटो अच्छी लाइटिंग में लिए गए थे और सब में कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज जरूर से थी। जैसे किसी फोटो में कॉफी मशीन थी तो किसी में व्हाइट बेडशीट और किसी में सेफ्टी लॉक वगैरह है। तो आइडिया ये था कि कस्टमर्स को वो सब कुछ दिखाना है जो वो चाहते हैं और हर चीज को खूबसूरत बनाकर दिखाना है। माया को यह भी पता चला कि ज्यादातर टॉप रेटेड रेंटल प्रॉपर्टीज में ऑलमोस्ट सेम चीजें लिस्ट की गई थी। जैसे किसी ने शावर लिस्ट किया था, तो किसी ने एयर कंडीशन, तो किसी ने बाथ टब, तो किसी ने फ्री कॉफी, ब्रेकफास्ट और ऐसी कुछ चीजें जो कस्टमर्स को लुभा सके। तो माया ने वो सारी टेक्टिक्स जो उसने सीखी थी अपने बिजनेस पे अप्लाई करना शुरू किया और जल्दी ही उसे कई सारी बुकिंग्स भी मिलने लगी। अब उसकी रेंटल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट हर रात बुक्ड रहती है। कई लोग उसके अपार्टमेंट में आने के लिए एक्साइटेड रहते हैं और ये सब पता है इसलिए हो पाया क्योंकि माया ने अपने कॉम्पिटिटर्स की बिजनेस स्ट्रेटेजी सेम अपने बिजनेस में अप्लाई की थी। इससे उसके कॉम्पिटिटर्स का भी कुछ नहीं बिगड़ा था। उसे बस ये आइडिया लेना था कि बाकी के सेम बिजनेस कैसे अपनी मार्केटिंग करते हैं और अगर उनकी किसी स्ट्रेटेजी को कॉपी करके आपको फायदा हो रहा है तो इसमें गलत क्या है। तो हमने ये नतीजा निकाला कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करने की प्रैक्टिस कितनी कॉमन है। इसलिए आप भी इस चीज को नकारना छोड़ दीजिए कि आप किसी को कॉपी नहीं करेंगे। इस बात के ज्यादा चांसेस है कि सेम यही चीज सीखने के लिए आपको और भी ज्यादा लंबा रास्ता पकड़ना पड़े और रुकावटें पार करनी पड़े। लेकिन इस प्रोसेस में आपका टाइम, रिसोर्सेज और एनर्जी वेस्ट होंगे, जबकि वही सेम चीज आप अपने कॉम्पिटिटर से कॉपी करके कम से कम टाइम में सीख सकते हैं। उन टेक्टिक्स का पता लगाइए जो आपके बिजनेस में काम आ सकती हैं। फिर आप उन्हें अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उनका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो कॉपी करने वाले इस आइडिया के बारे में एक बार फिर से सोचिएगा। वैसे अगला चैप्टर है योर हिडन मनी। कोई भी नया बिजनेस शुरू करना चैलेंजिंग काम है, बिल्कुल है। इसके लिए आपको न जाने कितने हजार घंटों की मेहनत और पैसा खर्च करना पड़ता है। इसके अलावा आपको इसके ऑपरेशन के लिए और ज्यादा टाइम और एफर्ट देना होगा।
वैसे शुरुआत के कुछ सालों में पैसिव इनकम कमाने के चांस कम ही होते हैं। इस बिजनेस में डायरेक्टली काम भी करना होगा और डेली मैनेज भी करना होगा। तो अपना सारा टाइम और पैसा बिजनेस में लगाने के बाद आपके पास कुछ और शुरू करने का टाइम ही नहीं बचेगा। और यहीं पर हमारी पैसिव इनकम काम आती है। पैसिव इनकम वो पैसा होता है जो आप जीरो या कम से कम एफर्ट के साथ कमा सकते हैं। इसमें आपको ज्यादा कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपकी रेगुलर इनकम भी होती रहती है। कई सारे तरीके हैं जिनसे आपको पैसिव इनकम हो सकती है। सबसे पहली चीज जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि अपनी लायबिलिटीज को एसेट में बदलिए। अगर आप अपनी लायबिलिटीज से पैसा कमाने में कामयाब रहे तो इसका मतलब है कि आपने अपनी हिडन मनी का सीक्रेट अनलॉक कर दिया है। इस बारे में ज्यादातर लोग यही कहेंगे, वेल मेरे पास तो कोई एसेट ही नहीं है, यानी कि कोई संपत्ति ही नहीं है। लेकिन अगर आप जरा गौर से देखेंगे और थोड़ा गौर करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास इतने एसेट है जितना आप सोच भी नहीं सकते। आपको ना बस चीजों को अलग नजरिए से देखना होगा। जो चीजें आपके पास है उनमें पोटेंशियल देखने की कोशिश करें। आपको अलग से कुछ ऐसा खरीदने की जरूरत नहीं है जिससे आपकी इनकम हो सके। जो भी अभी आपके पास है उसी से आप पैसा कमा सकते हैं। जो चीजें ज्यादातर लोगों को लायबिलिटी लगती है वो है घर, गाड़ी, ऑफिस, बोट वगैरह वगैरह। ये वो आइटम है जिनके लिए आप मंथली पेमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि आप इनके लिए पे करने की बजाय उल्टा इनसे पैसा कमा सकते हैं तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। आइए जानते हैं और समझते हैं। सबसे कॉमन टाइप की पैसिव इनकम है रेंटल प्रॉपर्टी। लोग वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर लगाते हैं। एयरबीएनबी आज की डेट में सबसे फेमस प्लेटफॉर्म है। ये एक वेबसाइट है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर लगा सकते हैं या रहने के लिए रेंट पर जगह ढूंढ सकते हैं। अपने घर को कैसे एक मनी मेकिंग मशीन में बदला जाए ये दिखाने के लिए चलिए हम नेथन का एग्जाम्पल देखते हैं। जॉनथन के पास 2 बेडरूम का फ्लैट है, लेकिन वो ज्यादातर ट्रैवल करता रहता है। एक सेल्समैन होने के नाते वो महीने में कम से कम 20 दिन तो बिजनेस ट्रिप पर होता ही है। उस दौरान उसका घर खाली पड़ा रहता है। अब ज्यादातर लोग आपसे कहेंगे कि अपना घर रेंट पर मत दीजिए, बाकी बचे 10 दिनों का क्या होगा जब वो घर पर होगा। वेल, एयरबीएनबी में आप अपना घर डेली या वीकली बेसिस पर भी किराए पर दे सकते हैं। आप अवेलेबल रेंटल डेट एडजस्ट कर सकते हैं और उन डेट्स को ब्लॉक कर सकते हैं जब आप घर में रहेंगे। जैसे मान लीजिए नेथन हर महीने $2000 मॉर्गेज और टैक्स पे करता है। अगर वो अपना घर महीने में 20 दिन भी रेंट पर देता है तो एवरेज में $2700 कमाता है। तो वो अपना मॉर्गेज भी पे कर पाएगा, ऊपर से उसे अपने डेली के खर्चे पूरे करने के लिए एक्स्ट्रा $700 भी मिलेंगे। अब आपको यहाँ पर यह पता करना है कि अपना घर किराए पर कैसे दिया जाए, कैसे अपनी प्रॉपर्टी को हटकर बनाया जाए। नेथन ने 3 टिप्स बताई है जो आप अपनी रेंटल प्रॉपर्टी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। पहली टिप है अपने रेट कम रखिए पर क्लीनिंग फीस को बढ़ा दीजिए। जब लोग आपकी लोकेशन के आसपास रेंट पर जगह सर्च करेंगे तो उन्हें लिस्ट में सबसे टॉप पर आपकी प्रॉपर्टी ही दिखाई देगी। इसलिए कई लोग जो कम रेंट वाली जगह ढूंढ रहे होंगे उन्हें आपकी प्रॉपर्टी अट्रैक्ट करेगी। रेंटल रेट कम करने के बाद भी आप उतना ही कमा लेंगे क्योंकि आपने क्लीनिंग फीस बढ़ा दी है। अक्सर लोग ज्यादा क्लीनिंग फीस देने में आनाकानी नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ऑलरेडी कम रेंट पर रहकर पैसे बचा रहे हैं। दूसरी टिप पहली टिप से जुड़ी हुई है। क्लीनिंग सर्विस के रेगुलर कस्टमर होने के नाते आप रेट कम करवा सकते हैं और डिस्काउंट मांग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको हर अपॉइंटमेंट के लिए $80 क्लीनिंग सर्विस चार्ज देना पड़ता है, तो आप एक लॉयल कस्टमर होने के नाते उनसे ये चार्ज $50 करने को कह सकते हैं, इस शर्त के साथ कि आप हर महीने कम से कम 8 अपॉइंटमेंट जरूर लेंगे। ज्यादातर क्लीनिंग सर्विसेज आपकी रिक्वेस्ट जरूर मानेंगे क्योंकि इससे उन्हें हर महीने $400 की इनकम होगी। तीसरी टिप ये है कि अच्छी फोटोग्राफी में इन्वेस्ट करें। अपने रेंटल प्लेस की फोटो लेने के लिए किसी प्रोफेशनल को हायर कीजिए क्योंकि प्रोफेशनल ढंग से ली गई फोटोग्राफ्स को देखकर लोग आपकी प्रॉपर्टी को लेकर और भी सिक्योर और सेफ फील करेंगे। इससे आपके भरोसेमंद होने का पता चलता है और अच्छे फोटो देखकर कस्टमर्स और ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये पैटर्न सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही अप्लाई नहीं होता, बल्कि आप इसे कार, बोट, ऑफिस स्पेस या किसी भी और सर्विस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कार से ऑफिस जाते हैं और आपकी कार 8 घंटे ऑफिस के बाहर खड़ी रहती है तो क्यों ना उसे रेंट पर लगाया जाए। आप किसी जेन्युइन वेबसाइट के जरिए ऐसा कर सकते हैं। ऐसी कई सारी वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी। इस चैप्टर का मकसद आपको यहाँ पर यह बताना है कि जिन्हें आप लायबिलिटी समझते हैं उनके अंदर भी इनकम जनरेट का पोटेंशियल है। तो अपनी लायबिलिटीज को अपना खर्चा खुद उठाने दीजिए और इसके साथ आपकी भी एक्स्ट्रा इनकम होती रहेगी। तो इस एक्स्ट्रा इनकम के बारे में सोचना शुरू कीजिए। कहाँ से शुरू कर सकते हैं, कैसे प्लान कर सकते हैं। तब तक अगले चैप्टर में हमें और क्या प्लानिंग करनी है, आइए जानते हैं। लिव लाइक अ किंग विदाउट ओनिंग अ थिंग। आइए समझते हैं। वैसे आपने एक फ्रेज सुना है, फेक इट टिल यू मेक इट, यानी जब तक आप खुद ऐसा नहीं कर सकते तब तक दूसरों को फॉलो कीजिए। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आपका एग्जैक्ट यही माइंडसेट होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको नया रिच माइंडसेट अपनाना पड़ेगा। आपको ये माइंडसेट क्यों यूज करना चाहिए, इसके 2 रीजन है। पहला, क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है और इसे ट्राई करने में हर्ज ही क्या है। दूसरा, ये रियल सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। जब आप खुद को ऑलरेडी सक्सेसफुल मानकर चलते हो तो ऐसा करके आप असल में पॉजिटिविटी और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हो। एक चीज जिसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं या फिर बताना ही नहीं चाहते, वो ये है कि आप फ्री में काफी कुछ अचीव कर सकते हैं। ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज और अमीर लोग ऐसा ही करते हैं।
अमीर इसी तरह अमीर बने रहते हैं, वो खूब सारा पैसा कमाते हैं और उन्हें खूब सारी चीजें भी फ्री में मिल जाती हैं। अक्सर उन्हें बिना एक भी पैसा खर्च किए प्रोडक्ट और सर्विसेज मिल जाती हैं। अब आप पूछेंगे कि वो ऐसा कैसे कर लेते हैं? असल में वो जो चीज अप्लाई करते हैं उसके लिए ज्यादातर कंपनीज को पैसा खर्च करना पड़ता है, और वो चीज है एक्सपोजर। किसी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी या जानी मानी हस्ती के जरिए कंपनी अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक्सपोजर का सहारा लेती है। मार्केटिंग टेक्निक की हेल्प से कंपनी अपने आइटम को मार्केट में लॉन्च करती है। जब ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स उनके बारे में पोस्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में जानने लगते हैं। एक्सपोजर पाने के लिए कंपनीज कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि फ्री में अपने आइटम भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। पीआर पैकेज इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे कंपनीज अपने ब्रांड को फेमस बनाती है। ये पैकेज कंपनी के प्रोडक्ट से भरे होते हैं और इसे बड़े जाने माने लोगों को फ्री में भेजा जाता है। बदले में इन सेलिब्रिटीज को अपने सोशल मीडिया अकाउंट या वेबसाइट पर इन प्रोडक्ट्स के बारे में पॉजिटिव रिव्यू देना होता है। तो अगर आपकी ऑडियंस ज्यादा बड़ी नहीं है तो भी आप कंपनी को कुछ और ऑफर कर सकते हैं। ये सब डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली उन्हें चाहिए क्या। कुछ कंपनीज आपके कनेक्शन का फायदा उठाती हैं। अगर आपकी जान पहचान हाई सोसाइटी के लोगों से है तो आपको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई जान पहचान नहीं है तो भी आप कंपनीज के लिए अपने ब्लॉग या वेबसाइट में रिव्यू लिखने का काम कर सकते हैं। जैसे कि एलिस भी ऐसे ही अपने हर ट्रिप पर बिना पैसा खर्च किए किसी महारानी की तरह ट्रैवल करती है। एलिस एक यूट्यूबर है जो ट्रैवलिंग से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करती है। वो वेकेशन के लिए सिंगापुर जाना चाहती थी। रहने के लिए उसे एक 5 स्टार होटल भी पसंद आया था, लेकिन उसके रेट ना बहुत ज्यादा थे। तो एलिस ने डिसाइड किया कि वो होटल वालों को ईमेल करके कुछ डिस्काउंट के लिए पूछेगी। अपने ईमेल में एलिस ने ये बताया था कि उसके 1 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और वो उनके होटल में रहना चाहती है और वो उसका चार्ज अफोर्ड नहीं कर सकती। तो होटल वाले उसे इस शर्त पर डिस्काउंट देने को तैयार हुए कि उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और यूट्यूब चैनल पर उनके होटल के बारे में पॉजिटिव रिव्यू देना होगा। बस अगले ही दिन होटल ने उसकी रिक्वेस्ट कंफर्म करते हुए जवाब भी दिया। उन्होंने लिखा था कि उन्हें एलिस को 3 रातों के लिए फ्री में रूम देते हुए बेहद खुशी होगी, बशर्ते उसे अपनी वीडियो में होटल की फैसिलिटीज के बारे में बताना होगा। जरा सोचिए, अगर एलिस ने खुद को मार्केट ना किया होता तो उसे इतने महंगे होटल में फ्री स्टे कैसे मिल पाता और वो किसी सस्ते से होटल में जाने के लिए मजबूर हो जाती। तो देखा आपने, जब आप कनेक्शन बनाते हैं और कंपनी को कुछ ऑफर करते हैं तो वो भी आपको फ्री सर्विसेज और प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। तो एलिस के इस एग्जांपल को समझते हुए और जो शायद आज हम अपने आसपास देख भी रहे हैं, तो हम शायद ऐसा कुछ कर सकते हैं। सोचिएगा। वैसे अगला चैप्टर भी हमें कुछ सोचने के लिए और एक्शन लेने के लिए कह रहा है और वो है अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिंग। यानी कि जब इतने सारे लोग फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं तो उनमें से ज्यादातर स्टॉक ट्रेडिंग और इंडेक्स फंड्स की ओर इशारा करते हैं। ये वो मेन स्ट्रीम एक्टिविटीज है जिन्हें लोग जल्द से जल्द अमीर होने के लिए यूज करते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से सच नहीं है। इससे आपको एक्स्ट्रा कमाई तो होगी, लेकिन इससे आपकी उतनी इनकम भी नहीं होगी कि आप एकदम बेफिक्र होकर के अपनी जॉब छोड़ सके। जैसा कि नेथन कहते हैं कि आप अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिंग के जरिए जल्दी अमीर बन सकते हैं। अगर आप एक स्टेबल मंथली इनकम की तलाश में है जहां आपको फ्री टाइम मिल सके तो अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट ट्राई कीजिए। अक्सर अनदेखे किए गए मौकों में कहीं ना कहीं हीरे छुपे होते हैं। सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों में अपॉर्चुनिटीज तलाश करना मुश्किल काम है, लेकिन ये आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कहीं ज्यादा बड़ा रिटर्न दे सकता है। वैसे ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट और इंडेक्स फंड्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादातर लोग गरीब होते हैं, इसलिए हर किसी को फॉलो ना करें और अपना सोर्स ऑफ इनकम खुद ढूंढिए। एक अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट को ढूंढना शुरुआत में काफी मुश्किल हो सकता है। अब क्योंकि ये अनकॉमन है तो आप किसी से पूछ भी नहीं सकते, तब यहाँ पर आपको कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। डिजिटल वर्ल्ड में आप इजीली इंटरनेट की हेल्प से अपने इंटरेस्ट की चीजें ढूंढ सकते हैं। आप चाहे तो अपने फ्रेंड की राय ले सकते हैं कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। एक सिंपल मैसेज या फेसबुक स्टेटस आपको काफी आगे ले जा सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको ओपन माइंड रखना होगा और आइडियाज तलाश करते रहना होगा, क्योंकि इस बुक के ऑथर नेथन ने भी ऐसे ही अपना एम्पायर खड़ा किया था। पहले नेथन भी एक वर्किंग क्लास इंसान हुआ करते थे। उनके पास अच्छी जॉब थी और वो कई बड़ी जानी मानी कंपनीज के लिए काम करते थे, लेकिन अब वो वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर में से एक है जिन्होंने अपने आइडियाज के दम पर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है। नेथन ने ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया जहां पर ज्यादातर लोग पैसा लगाने से डरते थे। एक ओपन माइंड अप्रोच रखते हुए और अपने दोस्तों की बातों पर गौर करके उन्हें इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चला था। फायर हाउस उनके ऐसे ही एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल है, जिसे उन्होंने अपने एक दोस्त से लिया था। नेथन ने अपने दोस्तों से पूछा कि उन्हें आगे कौन सी कंपनीज या एक्टिविटीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। काफी बड़ा अमाउंट कमाने के बाद वो अपना पैसा किसी ऐसी चीज में लगाना चाहते थे जहां से उनकी खूब कमाई हो सके। उनके दोस्त ने उन्हें फायर हाउस, एक होटल और एक बार के बारे में बताया। उनका दोस्त भी इन्वेस्टर की तलाश में था और उन्होंने ही नेथन को इन्वेस्ट करने के लिए इंस्पायर किया था। तो वो दोनों फायर हाउस गए और लोकेशन का मुआयना किया। नेथन ने वहां अच्छी सेटिंग और कस्टमर्स की अच्छी खासी भीड़ देखी। होटल प्राइम लोकेशन में था, शहर के एकदम बीचों बीच, जहां पर टूरिस्ट आसानी से पहुंच सकते थे। उसके बाद नेथन ने फायर हाउस में $11,000 इन्वेस्ट किए। ये इन्वेस्टमेंट उसकी जजमेंट कॉल इन्वेस्टमेंट थी। फिलहाल ये होटल एनुअली $4,800 का प्रॉफिट ला रही थी। तो इतने बड़े रिटर्न की वजह से नेथन ने कुछ और होटल्स में भी इन्वेस्ट करने का डिसीजन लिया जो उन्हें अर्निंग के हिसाब से अच्छे लग रहे थे। नेथन की सिचुएशन एक एग्जांपल है कि कैसे आप अलग अलग जगहों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
अगर उन्होंने तब अपने $11,000 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए होते तो उन्हें करीब 7% रिटर्न मिलता, और ये उस 40% के सामने कुछ भी नहीं है जो वो अपने होटल बिजनेस से कमा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट करते समय आपको हमेशा एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक करनी चाहिए। ये इन्वेस्टिंग का थंब रूल है, खासकर जब आप काफी बड़ा अमाउंट लगा रहे हो। अपने इन्वेस्टमेंट की फाइनेंशियल बैकग्राउंड और हिस्ट्री के बारे में थोड़ी और खोजबीन करना सही रहेगा। आप उनसे पर ईयर की इनकम और कंप्यूटेशन का रिकॉर्ड भी मांग सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट के बाद आपको अपडेटेड रखे जाने की रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपका कॉन्टैक्ट ये रिक्वेस्ट मानने से इनकार करता है तो यानी ये खतरे की घंटी है। हालांकि कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट भी है जो सिर्फ आपके डिसीजन पर बेस्ड होते हैं। इन्हें जजमेंट कॉल इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जैसे कि नेथन ने अपने जजमेंट से फायर हाउस में इन्वेस्ट किया था। उन्होंने ना तो नंबर देखे और ना ही कोई रिक्वेस्ट की। वो लोकेशन पर गए और वहां पर जो कुछ देखा बस उसके हिसाब से अपना डिसीजन लिया। बेशक ऐसे डिसीजन काफी रिस्की होते हैं, खासकर उनके लिए जो इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो आपके साथ कोई धोखा हो सकता है या आपको कोई पैसों का चूना लगा सकता है। इसलिए जजमेंट कॉल इन्वेस्टमेंट तभी करना चाहिए जब आप नुकसान उठाने का रिस्क लेने को तैयार हो या नुकसान उठाने की सिचुएशन में हो। ऐसी अपॉर्चुनिटीज ट्राई कीजिए जो आपने पहले कभी ट्राई नहीं की। अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिंग का सीक्रेट है खुद को कॉमन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से अलग करना और नई अपॉर्चुनिटीज की तलाश करना। यही वो तरीके हैं जो लोगों को अमीर बना देते हैं, जिनमें नेथन भी एक है। तो नेथन की इस कहानी के बारे में ध्यान से सोचिएगा और किस तरीके से आपको डिसीजन लेने हैं इसके बारे में भी सोचिएगा। वैसे अगले चैप्टर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो है सेलिंग अ बिजनेस, यानी अमीर बनने का एक और तरीका है अपना बिजनेस बेचना, जो ज्यादातर लोग आपको बताएंगे नहीं। जो बिजनेस आप बेच रहे हैं ये वही है जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की थी, जिसमें अपना टाइम, एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट किया था। अब शुरुआत में आपको अपने डिसीजन पर डाउट हो सकता है, पर जब आपको रेड फ्लैग यानी खतरे की निशानी दिखाई देने लगे तो आप इस चीज के बारे में सोच सकते हैं। पहला इंडिकेटर है आपका टाइम। अगर आपका बिजनेस आपका टाइम खा रहा है और आपको दूसरी अपॉर्चुनिटी ट्राई करने से रोक रहा है तो बेहतर होगा इसे बेच डालिए। आपका गोल पैसिव इनकम कमाना है, यानी ज्यादा मेहनत और पैसे खर्च किए बगैर जल्द से जल्द अमीर बनना। आपको अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए अपने डेली रूटीन से कुछ घंटों का टाइम हमेशा देना पड़ेगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपका सारा टाइम बस इसी में चला जाए। दूसरा इंडिकेटर है ग्रोथ। इतना टाइम और रिसोर्स इन्वेस्ट करने के बाद आपका बिजनेस लगातार ग्रो करना चाहिए। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और मंथली रिपोर्ट में नंबर बढ़ नहीं रहे हैं तो इसे बेचने के बारे में सोचिए। बिजनेस ग्रोथ के लिए ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत होती है। ग्रोथ के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा और टाइम ही वो चीज है जो आपके पास नहीं है। और लास्ट चीज जो आपको कंसीडर करनी है वो है मार्केट टाइमिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर में से एक है। मार्केट टाइमिंग का मतलब है मार्केट को स्टडी करना और ये देखना कि ये आपके बिजनेस को कैसे वैल्यू करता है। अगर मार्केट आपकी इंडस्ट्री को ओवर वैल्यू कर रहा है तो इसे ऊंचे दामों पर बेचना सही रहेगा। अपने बिजनेस को बेचने के डिसीजन की टाइमिंग भी मार्केट पर ही डिपेंडेंट होनी चाहिए। अगर अपना बिजनेस बेचने का आपका ये पहला एक्सपीरियंस है तो शायद आप ये सोचकर परेशान हो सकते हैं कि आपको प्रोस्पेक्टिव कस्टमर कहाँ मिल सकते हैं। तो 3 टॉप मार्केट ग्रुप शायद आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। पहला ग्रुप है आपके कॉम्पिटिटर। ज्यादातर कॉम्पिटिटर्स खुशी खुशी आपका बिजनेस खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि इससे उन्हें 2 फायदे होंगे। एक तो वो सक्सेसफुली अपने कॉम्पिटिटर को मार्केट से निकाल देंगे और दूसरा उसके मार्केट शेयर भी हथिया लेंगे। मार्केट शेयर का मतलब है किसी कंपनी के कस्टमर्स की संख्या या मार्केट का एक पार्ट जिस पर उनका कंट्रोल है। अगर आपकी कंपनी को खरीदने के लिए कोई कॉम्पिटिटर नहीं मिल रहा है तो आप अगले ग्रुप की तरफ जा सकते हैं, जो है कॉम्प्लीमेंटिंग बिजनेस। तो ये वो बिजनेस है जो ऐसे प्रोडक्ट्स बेचते हैं जिनका इस्तेमाल आपके प्रोडक्ट को बनाने के लिए किया जाता है या फिर उनका प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपका बेकरी का बिजनेस है जहां पर चीज केक बिकते हैं। अब अगर आप अपना बिजनेस बेचने की सोच रहे हैं तो आप इसे किसी कॉम्प्लीमेंटिंग बिजनेस, जैसे कि वो फैक्ट्री जो क्रीम चीज बनाती है, उसे बेच सकते हैं। आप उन बेकरीज को भी अपना बिजनेस बेच सकते हैं जो ब्रेड बेचती है पर उनके मेन्यू में केक नहीं है। अगर आपको कोई कस्टमर नहीं मिल रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में भी सोच सकते हैं। सोशल मीडिया एक पावरफुल प्लेटफॉर्म है जिसे यूज करके आप अपना बिजनेस मार्केट में बेचने के लिए डाल सकते हैं। इस काम के लिए आप अलग अलग वेबसाइट और जाने माने डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प भी ले सकते हैं। अपने बिजनेस को बेचने का परफेक्ट टाइम है जब आप यंग हो और आपके बिजनेस की हाई मार्केट डिमांड हो। यंग एज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बल्कि इसे हम प्रेफर करेंगे ताकि अगर आपको नुकसान में भी अपना बिजनेस बेचना पड़ा तो आपको रिकवरी करने के लिए और टाइम मिल जाएगा। सबसे पहले आने वाली इन चीजों में से एक है हाई मार्केट डिमांड, जो आपको बिजनेस बेचने के लिए एनकरेज करती है। लेकिन ध्यान रहे, बिजनेस बेचने में काफी रिस्क शामिल होता है। आपके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो सकता है कि कब आपको अपना बिजनेस रखना है या फिर बेच देना है। तो खुद पर भरोसा करना मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपको तुरंत पता नहीं चलता कि आपने गलत किया या सही। अगर आपको ऑफर मिलता है तो इसे आप पैसे की टाइम वैल्यू से कंपेयर जरूर करें। चलिए इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। आप $10 लाख के बिजनेस में 50% के मालिक है और महीने की $1 लाख सैलरी ले रहे हैं। अब अगर आप बिजनेस बेचेंगे तो आप बैंक में बिना किसी टैक्स से पहले $5 लाख कमा रहे होंगे, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि इतना पैसा काफी है? अगर आज आप $5 लाख कमा रहे हैं तो आप बैठे बिठाए दूसरे बिजनेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो भी अपने फ्री टाइम में। तो क्या आप ये डिसीजन लेंगे? अगर आप उसी बिजनेस में रहते हो तो आपको अगले 5 सालों तक सेम अमाउंट पर ही काम करना पड़ेगा।
बिजनेस बेचना है या नहीं बेचना, ये डिसीजन लेते टाइम आपके इमोशंस भी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जैसा हमने पहले बताया कि आपको खुद के जजमेंट पर भरोसा रखना होगा। अगर आपको लगे कि प्राइस काफी नहीं है तो ऑफर रिजेक्ट कर दीजिए। अब इनमें से दो बातें हो सकती है, या तो बायर और बड़े अमाउंट के साथ लौटेगा, या फिर आप अपने बिजनेस को यूं ही तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि उसका प्राइस वहां तक ना पहुंच जाए जितना आप चाहते हैं। तो अमीर होने के कई तरीके हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कि अपने टाइम को वैल्यू देना बहुत जरूरी है। एक फ्लेक्सिबल स्केड्यूल के साथ अमीर होना उसी सिचुएशन से कहीं बेहतर होता है जहां आप अमीर तो होते हैं पर साथ में आपको 9 से 5 की जॉब भी करनी पड़ रही होती है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन पर। तो आइए एक बार फिर से दोहराते हैं और जानते हैं कि हमारे लिए इस समरी में क्या कुछ खास था। मुद्दा मामला ऐसा है कि सबसे पहले तो आपने इस समरी में जाना कि हमें जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले उतनी ही ट्राई करनी चाहिए और अपना लक आजमाना चाहिए। जब भी आप अपना बिजनेस शुरू करें 3 फोकस रूल यूज करें। एक वक्त में आपको ज्यादा से ज्यादा 3 अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करना चाहिए और 80-20 रूल यूज करते हुए अपना टाइम मैनेज करना चाहिए। आपका 80% फोकस अपनी पहली अपॉर्चुनिटी की तरफ होना चाहिए, जबकि बाकी का 20% बाकी के 2 आइडियाज पर। दूसरी चीज आपने समझी कि अगर आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना शुरू कर दीजिए, जिनसे आप बिना अपना टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट किए फ्री में कुछ भी सीख सकते हैं कि बिजनेस में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। बिजनेस की दुनिया में ये प्रैक्टिस काफी पॉपुलर है और लगभग हर कंपनी यही करती है। अपने कॉम्पिटिटर्स को कॉपी करना आपको बिना डबल मेहनत किए आसानी से सक्सेसफुल बना सकता है। तीसरा, आपने जाना कि कैसे अपनी पैसिव इनकम के जरिए अपनी हिडन मनी को एक्सेस किया जाए। इसका सीक्रेट यही है कि आप अपनी लाइबिलिटीज को एसेट में बदल दीजिए। जो चीजें आपको लाइबिलिटी दिखती है उनसे आप पैसा कमाना सीखिए। उन्हें कुछ इस तरीके से मैनेज कीजिए कि वो चीजें अपना खर्चा खुद उठाए। ये चीजें हो सकती है जैसे कि आपका घर, कार, बोट, वैन, ऑफिस स्पेस वगैरह है। चौथा, आपने सीखा कि कैसे आप एक शानदार किंग साइज लाइफ जी सकते हैं, चाहे बेशक आपके पास कुछ भी ना हो। अगर आपके पास राइट टूल्स है तो आप कंपनी से फ्री आइटम मंगवा सकते हैं या फ्री में उनकी जगह विजिट कर सकते हैं। ज्यादातर कंपनीज एक्सपोजर चाहती है, उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे रिव्यू चाहिए होते हैं और ये काम आप उनके लिए कर सकते हैं। आप अपने ब्लॉग या सोशल मीडिया पर उनके लिए अच्छे रिव्यू लिखकर पैसा कमा सकते हैं। पांचवा, आपने अनकन्वेंशनल इन्वेस्टिंग के बारे में जाना। ऐसी अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट कीजिए जो उनसे एकदम अलग हो, जिसमें बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। रिस्क लेना सीखिए और उससे जो रिटर्न मिले उसे एंजॉय करो। इंटरनेट के जरिए आप अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स ढूंढ सकते हैं या फिर अपने दोस्तों से इसके बारे में पूछ सकते हैं। जल्द अमीर होने के लिए आपको नेथन की तरह ही हटकर और नई अपॉर्चुनिटीज में इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। छठा, यहाँ पर आपने पैसा कमाने का एकदम नया तरीका सीखा जो आज से पहले आपके दिमाग में कभी नहीं आया होगा, और ये तरीका है अपना बिजनेस बेचना। आपको तब अपने बिजनेस को बेचने के बारे में सोचना चाहिए जब ये आपको 3 इंडिकेटर दिखाना शुरू करे। पहला इंडिकेटर है जब आपका बिजनेस आपका ज्यादातर टाइम ले रहा हो। दूसरा, आपको नंबर्स ग्रो करते हुए ना दिखाई दे रहे हो। और लास्ट में इसकी मार्केट में हाई डिमांड हो। तो बिजनेस बेचने के बाद आपको फ्री टाइम मिलेगा जिसमें आप बाकी अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं जिनमें ज्यादा हाई पोटेंशियल हो। याद रखिए, सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो इसके लिए मेहनत करते हैं। लेकिन हाँ, हार्डवर्क का ये मतलब नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। अपनी सक्सेस के सफर में सोचने की मॉडर्न अप्रोच को शामिल कीजिए और फिर देखिए आप कैसे जल्द से जल्द अमीर बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम कीजिए, इन सारी टेक्निक्स और सजेशन को अप्लाई कीजिए और फिर देखिए आप बिना कैपिटल के ही एक सक्सेसफुल कैपिटलिस्ट कैसे बनते हैं। तो इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। आई एम श्योर कि जितने सारे सवाल और डाउट्स थे इस समरी को शुरू करने से पहले, उन सबका जवाब आपको मिल गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो जरूर बताइए। और ये समरी आपको कैसी लगी, आपने क्या डिसाइड किया अपने बिजनेस के लिए, कौन सी वाली टेक्निक यूज कर रहे हैं और कौन सी बात से आप वाकई में सहमत है या आपने प्रैक्टिकली कुछ किया है, लाइक कॉपी वाला एग्जांपल, दूसरों को कॉपी करना, लेकिन अपने तरीके से आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सो जो भी आपके ओपिनियन है, जो भी कहना चाहते हैं, प्लीज कॉमेंट सेक्शन में जरूर से लिखिए। बाकी कोई और समरी है जो बहुत दिनों से आप सुनना चाहते हैं, उसका नाम नहीं देखा है तो लगे हाथ उसका नाम लिख भेजिए। इसी के साथ हम मिलेंगे जल्दी ही नई समरी के साथ, नई बातों के साथ, आगे बढ़ने की कुछ और नई टेक्निक्स के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ध्यान, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।